नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज मैं कामनी आपको फिर से एक बूढ़े माता पिता की दर्द भरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी को पूरा सुनिएगा क्योंकि ऐसे नालायक बच्चे भगवान किसी को न दे। जब मरते हुए पिता को छोड़कर घर से भाग गए बेटे बहू। कलयुगी बेटे बहू के कारण आज सविता जी की आंखों से आंसुओं की धारा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और रविशंकर जी के पास बैठे वो उनके सिर को सहलाते हुए उनका ध्यान बांटने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आज शायद किस्मत भी उन दोनों से रूठी हुई थी। रविशंकर जी की सांसें अब धीरे धीरे तेज होती जा रही थी और वह बार बार अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में बस एक ही बात बोले जा रहे थे, सविता, जानने से पहले 2 अन्न के दाने मेरे मुंह में डाल दो। बहुत भूख लगी है ताकि मैं शांति से इस दुनिया से जा सकूं। सविता जी ने अपनी पति की आंखों में आंसू देखे तो उनका कलेजा भी फटकर मुंह को आ गया। उन्होंने एक बार फिर से दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन बहू बेटे ने उनकी एक न सुनी। सविता जी ने देखा कि रविशंकर जी की सांसें अब उखड़ने लगीं। वो दौड़कर उनके पास आए, उनके सीने को तेज हाथों से सहलाने लगीं। रविशंकर जी अपनी फिर से लड़खड़ाती आवाज़ में बोलने की कोशिश कर रहे थे, सविता, मेरे बाद तुम अपना ख्याल रखना। मेरा और तुम्हारा सफ़र बस अब यहीं तक का था। पति की बातें सुनकर सविता जी उनके सीने से लगकर रोने लगी और बोली, आप ऐसी बातें मत बोलिए। आपके बिना मेरा कोई वजूद नहीं। देखना, अभी बेटे बहू पार्टी से लौट कर आते ही होंगे। कुछ नहीं होगा आपको। सविता जी अब भी अपनी पूरी बात भी नहीं कर पाई थी कि गहरी सांस के साथ रविशंकर जी उनका हमेशा के लिए साथ छोड़कर जा चुके थे। ये आखिरी बार था जब सविता जी अपने पति के सीने पर लगकर अपने दुख को हल्का करने की कोशिश कर रही थी। जब सविता जी परेशान हुआ करती थी तो रविशंकर जी उन्हें सीने से लगाकर कहते, आज हमारी मीना कुमारी इतना परेशान क्यों है? पति के मुंह से इतना सुनते ही सविता जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती थी और वो अपनी सारी परेशानियां कब भूल जाती थी उन्हें पता ही नहीं चलता था। सोचते सोचते वे अतीत में खोई चली गईं। रविशंकर जी एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करते थे। शादी के 10 साल बाद उनको एक बेटा हुआ। बेटे को पढ़ा लिखा कर एक कामयाब इंसान बनाया, लेकिन उसे एक अमीर लड़की से प्यार हो गया। माँ बाप के लाख मना करने के बाद भी बेटे ने अपनी पसंद से शादी की तो उसकी बीवी हमेशा अपने ही मन की करती और बात बात पर वह सविता जी का अपमान कर देती। रविशंकर जी से अपनी पत्नी का अपमान देखा नहीं जाता था। वो अक्सर उदास रहने लगे थे। सविता जी उन्हें समझाती भी, लेकिन वो अंदर ही अंदर जैसे टूट से रहे थे, जिसके कारण उन्होंने जल्दी ही बिस्तर पकड़ लिया था। एक दिन सविता जी अपनी बहू से बोली, बहू, फिर से इतने गहने? जब कमाई अच्छी हो, अच्छे दिन चल रहे हों तो बुरे दिन के लिए भी संजो कर रखना चाहिए, क्योंकि अच्छे दिनों में तो सब साथ देते हैं, सब हमारे साथ होते हैं, पर बुरे दिनों में कोई हमारा साथ नहीं देता। अभी तुम्हारे ससुर जी की भी दवाइयाँ चल रही हैं, उनकी दवाइयों पर भी हजारों खर्च होते हैं। सविता जी ने अपनी बहू सिमरन से कहा तो सिमरन धमक कर बोली, बस आपको तो आदत है नज़र लगाने की। अरे बेटा बहू फल फूल रहे हैं, ये देखकर आपके कलेजे में तो सांप लौट रहे होंगे। मेरे पति के पैसे हैं, मैं अपने पति के पैसों से गहने खरीदूं या हवा में उड़ा दूं, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, समझिए आप। और ज़्यादा ज्ञान बांटने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी मर्जी की मालकिन हूँ, जो मेरा दिल करेगा मैं वही करूँगी। दोबारा अगर टोका टाकी की तो इतना कहकर सिमरन अपने कमरे में चली गई। बहू का टका सा जवाब सुनकर सविता जी अपने कमरे में आ गईं। तुम क्यों उससे कुछ कहती हो? जानती हो कि क्या जवाब मिलेगा? क्यों बार बार अपना अपमान करवाती रहती हो? सविता जी के पति शंकर जी ने नम आंखों से कहा। सविता जी इस बात पर मिट्टी डालकर अपने कानों में लग गईं। एक रोज सुबह सुबह सिमरन कहती है, मम्मी जी, आज आप रसोई में मत जाना, खाना आज मैं बनाऊंगी, घर पर आज मेहमान आ रहे हैं। सविता जी भी सिमरन के कहे मुताबिक रसोई में नहीं गईं। वैसे रोज वही खाना बनाती थी और उसके बाद अपना और शंकर जी का खाना वो अपने कमरे में लेकर खा लेती थी, क्योंकि सिमरन को उनके साथ खाना पसंद नहीं था। खैर, दोनों बुजुर्ग दंपति सुबह से खाने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन अब शाम के 4 बज चुके थे, लेकिन उनके खाने का कोई अता पता नहीं था। शंकर जी बोले,
जाओ जाकर खाना ले आओ। सविता, मुझे बड़ी भूख लगी है। जी बहू ने हमें बाहर या रसोई में जाने से मना की है। शायद वो हमारा खाना हमारे कमरे में ही दे जाएगी, पर पता नहीं अभी तक दिया क्यों नहीं। सविता जी ने कहा, तुम भी बड़ी अजीब बातें करती हो सविता। कभी कभी तो तुम्हें क्या लगता है बहू हमारा खाना हमारे कमरे में दे जाएगी? इतने दिन हो गए तुम्हें बहू के साथ रहते हुए, तुम्हें यह पता नहीं चला जिसने शादी के अगले दिन भी हमें एक गिलास पानी तक नहीं दिया, वो आज हमें खाना क्या देगी? रविशंकर जी ने कहा, ठीक है, मैं ज़रा बाहर झांक कर आती हूँ। अगर मेहमान चले गए होंगे तो मैं जाकर खाना ले आती हूँ, सविता जी ने कहा। सविता जी अपने कमरे से बाहर झांकने लगी। लगता है मेहमान चले गए, मैं रसोई में जाकर खाना ले आती हूँ। ये सोचते हुए वो रसोई में जाती हैं और जब वो पतीले को खोल कर देखती हैं तो हर पतीला खाली। कि तभी वहाँ सिमरन आकर कहती है, क्या ढूंढ रही हैं आप? सविता जी बोली, बहू हमारा खाना कहाँ है? तुम्हारे ससुर जी को बड़ी भूख लगी, उन्हें दवाइयाँ भी तो देनी हैं। खाना तो सारा खत्म हो गया, सिमरन ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा। क्या खाना सब खत्म हो गया? तो बहू हम क्या खाएंगे? सविता ने बड़ी बेबसी से कहा। तो सिमरन टपक कर बोली, तो आपसे किसने कहा था कि अपना खाना मत बनाना? मैं क्या आप लोगों की नौकर हूँ जो आपके लिए खाना बनाऊँ? और मैंने अभी पूरी रसोई साफ़ की है, इसलिए अब खाना कल सुबह ही बनेगा। सविता जी बोली, बहू तुमने हमें रसोई में आने से मना किया था तो मैं खाना कैसे बनाती? कुछ तो हमारे बारे में भी सोचती। तुम्हारे ससुर जी सुबह से भूखे हैं, कब से खाने का इंतज़ार कर रहे थे। सिमरन आंखें दिखाकर बोली, मैं क्यों सोचूं आपके बारे में? क्या मैंने ठेका ले रखा है आप लोगों का? और एक दिन आप लोग खाना नहीं खाओगे तो क्या मर जाओगे? आज पानी से काम चला लीजिए। इतना कहकर सिमरन अपने कमरे में चली गई। सविता जी क्या करती बेचारी, वह जाकर शंकर जी से बोली, सुनिए जी, आज खाना बचा नहीं। आप इससे पहले सविता जी बात खत्म करती। शंकर जी कहते हैं, सविता आज ज़्यादा मुझे भूख ही नहीं लगी है। कभी कभी हमारे पेट को भी आराम की ज़रूरत होती है। चलो आओ, अब रसोई से ये जग भर कर ले आओ। कहीं भूख ज़्यादा लग गई और नींद खुल गई तो इससे ही काम चलाना पड़ेगा ना। रविशंकर जी की इस बात पर सविता जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लग जाती हैं। दोस्तों, क्यों करते हैं ऐसा? 10 साल का था तब उसे जॉन्डिस हो गया था, तो सिर्फ उसे उबला खाना खाने के लिए ही डॉक्टर ने कहा था। तो इस पर शंकर जी ने कहा, जब तक पंकज पूरी तरह से ठीक न हो जाए तब तक इस घर में सभी के लिए उबला खाना ही बनेगा। यह आदेश दिया था उनके बेटे को न लगे कि उनके लिए भी बीमारों वाला खाना बन रहा है और वह बीमार हैं। आज वही बेटा पापा को भूखा रख खुद मज़े से दावत उड़ा रहा है। उसके बाद सविता जी रसोई से जग भरने जाती हैं तो वो रसोई की खिड़की से देखती हैं कि सिमरन दबे पांव आंगन के दरवाजे को खोलकर सड़क के किनारे खाना कुत्तों के आगे डाल रही थी। सविता जी समझ जाती हैं कि ये खाना हमें नहीं देना चाहती थी, इसलिए खत्म होने का बहाना बनाया। इस बात से गुस्साई सविता जी पंकज से शिकायत करने की सोचती हैं, लेकिन तब तक देखती हैं कि पंकज आकर सिमरन से कहता है, अच्छा हुआ तुमने उन बूढ़े बुढ़ियों को खाना नहीं दिया। अब देखना वो खुद परेशान होकर या तो दुनिया से चले जाएंगे या तो फिर इस घर से। खुद से ज़्यादा बेटे पर जान छिड़कने वाली उसी बेटे की ऐसी बात सुन सविता जी की आंखों में आंसू आ गए और वह अपने आंसुओं को पोंछते हुए अपने कमरे में चली गई। अब तो ऐसा ही चलता रहा। दोस्तों, पंकज और उसकी पत्नी ने कुत्तों से भी गया गुजरा अपने सास ससुर को समझ रखा था। क्या ऐसे भी इंसान होते हैं इस दुनिया में? इस कहानी में आप सबसे ज़्यादा गलत किसको कहेंगे, पंकज को या उसकी पत्नी को? आइए अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उस घर में आए दिन ही सविता जी और शंकर जी को भूखा सोना पड़ता, पर जाते कहाँ बेचारे इस उम्र में। शंकर जी ये सब देखकर धीरे धीरे और बीमार रहने लगे। कई दिनों तक बिस्तर पर ही पड़े रहते, पर पंकज को 1000 बार कहने पर भी वो इस पर कोई ध्यान नहीं देता। सविता जी और शंकर जी अब एक बिना भावना वाले इंसान की तरह हो गए थे। दोनों बस आपस में अपना सुख दुख बांट लेते और अपने दिन गुजार रहे थे। एक दिन सिमरन ने कहा,
मम्मी जी, आज शाम हमें दोनों को बाहर जाना है तो हम खाना खाकर ही आएंगे। हमारे पीछे से खबरदार जो रसोई में जाकर कुछ बनाने की सोची भी तो। इतना बोलकर सिमरन और पंकज दोनों चले जाते हैं तो सविता जी तुरंत शंकर जी के पास जाकर कहती हैं, जल्दी बताइए रात के खाने में क्या बनाऊं आपके लिए। शंकर जी कहते हैं, बहुत दिनों से कढ़ी चावल खाने का मन कर रहा है, वही बना दो। शंकर जी ने कहा, ठीक है मैं बनाकर आती हूँ। सविता जी ने कहा और जल्दी से रसोई में गईं और कुछ ही देर में कढ़ी चावल बनाकर ले आती हैं, जिसे दोनों बड़े चाव से खाते हैं। आज बरसों बाद उन दोनों को कुछ अपने मन का खाने को मिला था। रात को जब सिमरन और पंकज घर लौटते हैं, सिमरन दौड़कर सबसे पहले रसोई में ही जाकर छानबीन करने लगती है कि कहीं उन्होंने कुछ खाना तो नहीं बनाया। तो सविता जी ने कोई सबूत नहीं छोड़ा था, पर फ्रिज में से दही गायब थी। ये बात सिमरन को पता लग गई और वो सीधा सविता जी और रविशंकर जी के कमरे में चली गई, जो कि वो पहले से ही दोनों गहरी नींद में सोए हुए थे। सिमरन ने सविता जी की कमर में एक जोरदार बेलन दे मारा, जिससे चीख के साथ सविता जी हड़बड़ा उठीं। तो सिमरन ने कहा, क्यों बुढ़िया, फ्रिज में से दही कहाँ गया? और झूठ बोलने की सोचना भी मत। अगले हफ्ते तक तुम्हारे पति को भूखा रख दूंगी। वो बहू तुम्हारे पापा जी को आज कढ़ी चावल खाने का बहुत मन हो रहा था तो मैंने वही बनाया। सविता जी ने नम आँखों से कहा। कढ़ी चावल का नाम सुनते ही सिमरन पंकज को आवाज़ दी और बोली, देखो इनकी हरकत। एक तरफ इनको डॉक्टर ने चटपटा खाने से मना किया है, ये भी नहीं सोचते कि बेटे के कितने पैसे इन पर बेवजह के खर्च हो रहे हैं। अब तुम ही बताओ इन दोनों को क्या करूं? देखो सिमरन, मुझसे कुछ मत पूछो। अगर इन्होंने गलती की है तो इन्हें सज़ा भी मिलनी चाहिए। एक काम करो, इनका कुछ दिनों तक खाना बंद कर दो, फिर यह हमारी नज़रअंदाज करने से पहले 10 बार सोचेंगे। पंकज ने अपने माता पिता की तरफ आंखें दिखाकर कहा तो शंकर जी बोले, बेटा हमारे बुढ़ापे में इतनी लाचारी के दिन दिखाओगे? ये हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कितने अरमान थे कि हम अपने इकलौते बेटे के साथ अपना बुढ़ापा खुशी से बिताएंगे। इसी खुशी में मैंने ये घर भी तुम्हारे नाम कर दिया था, लेकिन हमें क्या पता था कि तुम्हारा इरादा कुछ और ही था, जो हमारे साथ इतना बुरा सलूक कर रहे हो। लेकिन एक बात याद रखना, अपना किया सामने एक दिन ज़रूर आता है। लगभग 2 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। बेचारी सविता जी और रविशंकर जी पानी ही पीकर अपना गुजारा कर रहे थे और सोच रहे थे कि शायद भगवान हमें अब अपने पास बुला ले। फिर एक दिन सिमरन सविता जी से बोली, मम्मी जी आप लोगों की गलती को मैं माफ़ कर दूंगी, पर उसके लिए आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। आज हमारे घर में पार्टी है तो आप दोनों को भरपेट खाना दूंगी, पर इसके लिए आपको पापा जी को इस घर की अच्छे से सफाई करनी पड़ेगी। सविता जी बोली, बहू तुम ये कैसी बातें कर रही हो? वो कैसे काम करेंगे? उनके हिस्से का काम भी मैं ही कर दूंगी। सविता जी अकेली होती तो ये भूख बर्दाश्त कर लेती, पर उन्हें अच्छे से पता था कि रविशंकर जी से भूख बर्दाश्त नहीं होती और इसलिए उन्होंने सिमरन की बात स्वीकार कर ली। 2 दिन से भूखी सविता जी कमजोरी भी महसूस कर रही थीं, पर खाने के बारे में सोचकर वो पूरे घर की सफाई कर लेती हैं। इस पर सिमरन उन्हें एक बार खाना देती है और कहती है, पार्टी खत्म होने पर दावत का खाना भी दूंगी। बाहर पार्टी चल रही थी, अंदर दोनों बैठे बस पार्टी के खत्म होने का इंतज़ार कर रहे थे। ऐसे जिया नहीं जाता सविता, अब बड़ा ऊब गया हूँ अपनी ज़िंदगी से, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। काश भगवान मुझे अब भी उठा ले। रविशंकर जी के ऐसा कहते ही सविता जी कहती हैं, आप ऐसी बातें मत कीजिए, वरना मैं आपके बिना कैसे रहूँगी। इतने में बहू उनके कमरे में दमकते हुए आई और बोली, काश काश पर ही अटके रहें, ये मर क्यों नहीं जा रहे हैं? जब जीवन से इतने ही वक्त हो गए हैं तो मर जाइए ना। सविता जी बोली, बहू तुम ये कैसी बातें कर रही हो? कुछ तो समझ सोच कर बोला करो। सिमरन बोली, इसमें गलत क्या है? वैसे भी तो ये किसी काम के नहीं रहे, इससे अच्छा तो मर ही जाएं। इतना कहकर वो वापस चली गई। सविता जी ने जब पलटकर रविशंकर जी की तरफ देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गई। बहू के इतना कहने पर भी रविशंकर जी ने एक शब्द ही नहीं कहा। तब सविता जी ने रविशंकर जी को जब गौर से देखा तभी शंकर जी सचमुच मर चुके थे। सविता जी दौड़कर रोते हुए पंकज के पास जाकर कहती हैं, बेटा तेरे पापा चल बसे। पंकज चौंक जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ
दिख नहीं रहा? मेरे प्रमोशन की पार्टी चल रही है, अभी जाइए आप यहाँ से। सविता जी पंकज का हाथ खींचते हुए कमरे में ले गईं तो उसके अंदर जाते ही सिमरन सभी मेहमानों से कहती है, कुछ नहीं, इनकी दिमागी हालत थोड़ी ख़राब है, कभी भी कुछ भी कहती हैं। आप लोग बस पार्टी एंजॉय कीजिए, ये अभी आ जाएंगे। हमेशा सविता जी का साथ देने वाला सच में उनको छोड़कर चला गया था। पंकज ने शंकर जी को आवाज़ लगाई, पापा पापा, पर शंकर जी ने कोई जवाब नहीं दिया। सविता जी बोली, बेटा जरा छूकर तो देखना, तेरे पापा ठीक तो है ना? कैसी बातें कर रही हो माँ, इन्हें देखकर ही पता लग रहा है कि ये अब नहीं रहे। अभी छूऊंगा तो नहाना पड़ेगा मुझे। आप एक काम करो, यहीं बैठी रहो, एक बार ये पार्टी खत्म हो जाए फिर इनके क्रियाकर्म की व्यवस्था करता हूँ। सविता जी ने कहा, कैसी बातें कर रहा है बेटा तू? तेरे पापा गुजर गए हैं और तुझे अभी भी पार्टी की पड़ी है? वैसे भी तेरी पार्टी खत्म होते होते रात हो जाएगी, इसके बाद तू कैसे बंदोबस्त करेगा? सविता जी रोते हुए कहती हैं, आप लोगों के भी अलग अलग नौटंकी चलती रहती है माँ, हमारी खुशियाँ तो देखी ही नहीं जाती आपसे। अब इतनी अच्छी पार्टी चल रही है पर नहीं, आपके सीने में तो जैसे सांप लौट रहे हैं। पंकज ने गुस्से से सविता जी से कहा, मतलब तो ये कहना चाह रहा है कि तेरे पापा ने तुम लोगों की पार्टी खराब करने के लिए खुद को मार डाला? सविता ने रोते हुए कहा, देखो माँ, अभी मैं बहस करने के मूड में नहीं हूँ। कहा ना पार्टी खत्म हो जाए फिर ये भी शमशान पहुँच जाएंगे। ये कहकर पंकज उस कमरे से निकलते हुए कुंडी बाहर से लगाकर चला जाता है। सविता चुपचाप से कमरे में बैठकर शंकर जी से बातें करने लगी। पार्टी खत्म होते होते काफ़ी देर हो चुकी थी और बेटा बहू पार्टी खत्म होने के बाद तुरंत शहर के लिए निकल गए। सुबह के 8 बज चुके थे लेकिन अभी तक बहू बेटे कमरे में नहीं आए। यही सोच रही थी सविता जी, लेकिन बहुत देर के बाद उन्होंने पड़ोस की एक सहेली को फ़ोन किया तो वो अपने बेटों के साथ घर पहुंची। उन लोगों ने दरवाज़ा खोला तो सविता जी ने देखा कि घर पर बेटे बहू हैं ही नहीं। उन लोगों ने ही सारे क्रियाकर्म की तैयारी की और शंकर जी को उठाकर ले जाने लगे। सविता भी चुपचाप से यह नज़ारा देख रही थी। सविता जी बस सोच रही थी कि आखिर हमने ऐसा कौन सा पाप किया होगा जो हमारा अंत ऐसा हो रहा है। बेटा रहते हुए भी पिता को मुखाग्नि कुछ अनजान लोग दे रहे हैं, एक लावारिस लाश की तरह। सविता जी अपने जीवन से विरक्त पार्थिव शरीर के साथ ही घर से निकल गईं। सब क्रियाकर्म खत्म हो जाने के बाद दोनों वापस लौटे तो पंकज और सिमरन ये देखकर बहुत ही खुश हुए कि एक के साथ दूसरी भी निकल गई। चलो बला टली। इधर सविता जी कुछ दिनों तो दर दर भटकती रहीं, फिर एक बच्ची को उन्होंने सड़क दुर्घटना से बचाया। वो काफ़ी अमीर परिवार से थी, जिससे उन्हें वहाँ आया कि नौकरी मिल गई। नौकरी करते हुए इस घर की मालकिन को उन्होंने अपनी कहानी बताई। वह बड़ी ही भली औरत थी। उन्होंने सविता जी को अपना खाना बनाने की कला को ऑनलाइन करना सिखाया और धीरे धीरे सविता जी और उनकी मालकिन की मेहनत रंग लाने लगी। देखते ही देखते सविता जी दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगीं और आज वो एक अमीर बिजनेसमैन के रूप में खड़ी हैं। उधर पिता और माँ के घर से जाते ही मानो पंकज की दरिद्रता के दिन शुरू हो गए थे। नौकरी तो चली गई, साथ में घर में खाने पीने के भी लाले पड़ गए। कर्जा इतना हो गया कि कर्जदार आए दिन उन्हें एक घर को निकल जाने की धमकी देते। उसी से परेशान होकर पंकज ने अपने घर को बेचने की सोच ली। तभी एक दिन उनके दरवाजे पर एक गाड़ी आकर रुकी। पंकज बोला, चलो बाहर सिमरन, वो आ गई हैं। कितनी मुश्किल से हमारे दाम पर कोई खरीदार मिला है। इसे हमें हाथ से जाने नहीं देना है, क्योंकि अब यही हमारे कर्ज से हमें छुटकारा दिलाएगी। मैंने तो सब सोच लिया है, बैंक का लोन चुकाने के बाद जो पैसे बचेंगे उससे नया बिजनेस शुरू करूँगा। सब सेट है, बस ये घर एक बार बिक जाए। सिमरन बोली, अच्छा हुआ जो यह घर था हमारे पास, जिसे बेचकर अभी कर्जा तो चुका पाएंगे, वरना जो ये घर हम अपनी मम्मी जी पापा जी से नहीं लेते तो आज हमारा क्या होता। जैसे ही दोनों बाहर आए, गाड़ी से उतरी इस महिला को देखकर उन दोनों के होश ही उड़ जाते हैं। उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि सविता जी कभी इस मुकाम तक भी पहुंच सकती हैं। दोनों अभी भी आंखें फाड़ फाड़ कर उन्हें ही देखे जा रहे थे कि तभी उस घर को बिकवाने वाले पांडे जी कहते हैं,
ये सविता शर्मा है जिनको आपका ये घर बहुत पसंद आया है। सविता जी बोली, पांडे जी मैंने अब अपना इरादा बदल लिया है, मुझे कोई घर नहीं खरीदना। तो पंकज माँ के पैरों में गिर गया और बोला, माँ माफ़ कर दो हमें, पर इस घर को खरीद लो। मना मत करो वरना मैं बर्बाद हो जाऊँगा, मैं तो जेल चला जाऊँगा, पर सिमरन और आपके पोते पोती भी सड़क पर आ जाएंगे। सविता जी पंकज को अपने पाँव से दूर छिटकते हुए बोली, आखिर तुम लोगों ने जो बोया है वही तो काट रहे हो, इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। एक दिन मैं भी अपने पति के लिए ऐसे ही तुम्हारे हाथ पांव जोड़ रही थी, लेकिन तुमने मेरे पति की लाश को घर में छोड़कर बाहर घूमने चले गए थे। यहाँ तक कि उनके शरीर को मुखाग्नि भी लावारिशों की तरह अनजान लोगों ने ही दी थी। तब तुम्हें अपनी माँ पर तरस नहीं आया था, तो फिर मैं आज क्यों तुम लोगों पर तरस खाऊं? ना ही मैं किसी की माँ हूँ, ना ही मैं तुम लोगों को जानती हूँ। इतना कहकर सविता जी अपनी कार में बैठकर वापस चली गईं। कुछ ही दिनों में कर्जदारों ने उनके घर पर कब्जा कर लिया और दोनों को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। लेकिन जिन जिन का कर्जा नहीं चुका पाया उन लोगों ने पंकज पर केस किया, जिसके कारण उसे जेल की हवा खानी पड़ी। उधर सविता जी की बहू सिमरन रोते गिड़गिड़ाते हुए सविता जी के पास पहुंची, लेकिन सविता जी ने उसे माफ़ नहीं किया। पर अपने पोती पोती पर तरस खाकर सविता जी बोली, अगर तुम्हें कुछ काम करना है तो मेरे घर में आया का काम तुम्हें मिल सकता है। मजबूरी में सिमरन को सविता जी के घर में आया का काम करना पड़ा। जो सिमरन सास को कभी एक गिलास पानी भी नहीं देती थी, आज वह एक आया बनकर उनके घर में उनके सभी काम कर रही थी। सविता जी ने अपने पोते पोती की पढ़ाई का खर्चा खुद उठाया, लेकिन बेटे बहू को कभी माफ़ नहीं किया। कुछ दिनों बाद पंकज जेल से लौटा और माँ से उनके घर में रहने की मदद मांगी, लेकिन सविता जी ने बेटे को घर में रखने से इनकार कर दिया। समय ने ऐसी पलटी मारी, कभी दाने दाने को मोहताज रखती थी सिमरन सविता जी को, और आज उसी सविता जी के टुकड़ों पर वो पल रही थी। दोस्तों, सविता जी ने जो अपने बेटे बहू को सज़ा दी, क्या उनका वो फैसला सही था या गलत? जो जन्मदाता का अपमान करते हैं उनको ऐसी ही सज़ा मिलनी चाहिए, और इससे भी बदतर। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में बताइए कहानी आपको कैसी लगी। मेरे वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।